बिलाल साहिब, अज कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 27। वैसे बीजी बिलाल के बारे में क्या जानती हो? नौशी ने पूछा। मैं जी, वो तो खुली किताब है जी, उसके बारे में क्या जानना। फिर भी बीजी, कुछ ऐसा जो तुम्हारी तोशी मैडम को ना पता हो। नौशी बेटी, मैं अपने बच्चों को इतना नहीं जानती जितना आप सब लोगों को जानती हूँ। कुंवारी थी जब मेरी माँ मुझे लेकर आई थी। बड़े चौधरी साहिब ने देखा तो आपके डैडी को बुलाया और कहा, जिस तरह जमीला मेरी बेटी है इसी तरह ये भी, बहन का ख्याल रखना। बड़े सियाने थे आपके दादा, चोर को चौकीदार बना देते थे। चोर को चौकीदार? नौशी ने तजस्सुस से अल्फाज दोहराए। बेटा अभी आपको समझ नहीं आएगी। बीजी ने अपनी बात की वजाहत की। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम आज फिर घर पर हो? नाहिद ने सरजनिश करते हुए कहा, जो कि सलाबी रेले की तरह अंदर दाखिल हुई थी। तुम जाओ और मेरे लिए चाय लाओ। बीजी को देखकर हुक्म सादिर किया। और रात कहाँ गए थे तुम लोग? किसी को पूछ लिया करो जाने से पहले। मैं आपके रूम में बताने गई थी, मगर आप खुद किसी पार्टी में जा चुकी थी। फोन नहीं कर सकती थी? नाहिद गुस्से से बोली। मामा क्या हो गया है आपको? मैंने आपका ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा। पहले तुमने ऐसी हरकत भी तो नहीं की। नाहिद तड़ाक से बोली। फॉर गॉड सेक, ऐसा क्या कर दिया है? आप क्यों इतनी हाइपर हो रही हैं? तुम मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हें रोका है कहीं जाने से? तुम्हें खबर भी है मैं कितनी हर्ट हुई हूँ तुम्हारी इस हरकत से। वैसे मामा, मुझे समझ नहीं आ रही है। तोशी भी साथ, दादो ने इजाजत दे दी थी और बिलाल भी साथ ही था। नौशी इत्मीनान से बता रही थी। यही तो असल वजह यही है। नाहिद दांत पीसते हुए बोली। मामा सच कहूँ, वो ऐसा नहीं है जैसा आपने मुझे सारी जिंदगी बताया। नौशी ने सादगी से अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कह दिया। तुम भी तोशी की जबान बोल रही हो। बाय द वे, तुम पर यह हकीकत कब खुली? नाहिद गुस्से से बोल रही थी। नौशी मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लग गई। अब गुस्सा ना हो, आइंदा आपकी परमिशन लेकर जाऊंगी। वो अच्छा लड़का नहीं है। नाहिद ने शोशा छोड़ा। 3 बजे तक स्कूल से फारिग हो जाता है, घर मगरिब के बाद आता है, छुट्टियां ये बाहर गुजारता है और हर इतवार सुबह 9 बजे चला जाता है और रात को वापस आता है। किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, कहाँ होता है सारा दिन। पिछले 8-10 साल से ऐसे ही है और टिपिकल पेंडू है, बैकवर्ड सोच का मालिक। दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खुला होता है। एसएमएस चाय की ट्रॉली लेकर आ चुका था। आ जाओ एसएमएस, नौशी ने कहा। ये आपकी चाय। एसएमएस ने चाय नाहिद बेगम को पेश की। आप ही आपके लिए क्या बनाऊं? एसएमएस ने नौशी को देखकर पूछा। मामा जैसी चाय। नौशी ने नाहिद को मस्का लगाया। और एसएमएस क्या खबर है तुम्हारे पास? नौशी चाय का सिप लगाते हुए बोली। वो किसी गॉसिप सुनने के मूड में थी। आप ही आपको पता होना चाहिए। एसएमएस ने तजस्सुस पैदा किया अपनी बात में। नहीं, सच्ची मुझे कुछ नहीं पता है। नौशी भोली सूरत बनाकर बोली। एसएमएस ने इधर उधर देखा, फिर होले से खुसुर फुसुर की। डीजे की फिर से मंगनी टूट गई है। एसएमएस ने मजाक के अंदाज में बताया। आप ही मेरा नाम मत बताइएगा, वैसे ये 3री दफा हुआ है उसके साथ। इसी से पूछ लो रियलिटी क्या है और फेक क्या है। बताओ एसएमएस, सब कुछ बताओ जो तुम्हें मालूम है। नाहिद के अल्फाज नफरत का लिबास पहने हुए थे और एसएमएस के चेहरे पर हैरानी थी। नौशी ने शिकवे से अपनी माँ को देखा। मामा जाने भी दें, दिल में कहा। एसएमएस तुम्हें पता है बिलाल हर संडे कहाँ जाता है? नाहिद ने तुर्श लहजे में पूछा। नहीं जी, मुझे तो नहीं पता। एसएमएस खुले मुंह के साथ बोला। और स्कूल के बाद कहाँ जाता है? नाहिद ने दोबारा लफ्जों का हमला किया। नहीं, हाँ वो जी, वो मोची बाबा के पास बैठा होता है। एसएमएस हक्का बक्का बोल रहा था। मोची के पास? मोची? नौशी के अल्फाज हैरत में डूबे हुए थे। सुन लो, बस ये कसर बाकी थी। मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर जमाल रंधावा का भांजा एक मोची के पास बैठता है। हाथ को नौशी की तरफ करके बोली। नाहिद कमरे से जा चुकी थी और नौशी के चेहरे पर परेशानी थी। एसएमएस कुछ उलझा हुआ था। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? नाहिद जाते हुए शक का बीज डाल गई थी हकीकत की जमीन पर। अब हकीकत की जमीन पर इश्क का पानी खड़ा है, मगर जैसे ही इश्क का पानी उतरेगा और नफरत की धूप हकीकत की जमीन पर पड़ेगी तो शक का बीज देखते ही देखते बरगद के दरख्त की तरह अपनी जड़ें जमीन में दूर दूर तक पहुंचा लेगा। शक का दरख्त, वो भी बरगद की तरह मजबूत और बड़ा होता है। बिलाल और बाबा जुमा बैठे हुए चाय पी रहे थे। बाबा जुमा का आज कोई गाहक नहीं था उनके पास। आदिल अकील हाशमी दूर से नजर आ गया, जो कि बाबा जुमा की तरफ ही आ रहा था। बिलाल उसको देखकर मुस्कुराया। आदिल अकील हाशमी फरबा जिस्म का मालिक था, रंग गंदुमी, कद काट दरमियाना, बाल छोटे छोटे, सवाल ज्यादा करता और सोचता कम था। ज़हीन था मगर जहानत सवाल ढूंढने में लगाता। हाँ, अपनी गलती मान लेता, बड़ी बात हंसते हंसते पूछ लेता। बात करता तो अल्फाज गैर मुनासिब होते मगर लहजा शाइस्ता होता, इसलिए बुरा न लगता था। आज भी वो सवालों की पोटली सर पर उठाए हुए आ गया था। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं उस दिन की बात पर माजरत करता हूँ। बाबा जुमा मुस्कुराए आदिल की बात सुनकर, फिर फरमाया। बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। और माजरत किस बात पर? वो इस दिन जब मैं आपके तरीका इलाज पर तनकीद कर रहा था। देखो बेटा, इख्तिलाफ गुफ्तगू का हुस्न है, मगर ख्याल रहे इख्तिलाफे राय कभी भी नफरत की शक्ल इख्तियार न करे, फिर खैर है। ऐसा इख्तिलाफ रहमत है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदिल अकील ने सीधा सवाल किया। जरूर बेटा जी, पूछिए। बाबा जुमा बोले सादगी से, मगर शर्म आ रही है।
मेरा सवाल थोड़ा बोल्ड है। आदिल अकील नजरें चुरा कर बोला, शरह में कोई शर्म नहीं है, आप पूछो। बाबा जुमा ने हौसला बढ़ाया, आपने कभी मोहब्बत की है किसी औरत से? आदिल अकील ने ईमानदारी से पूछ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल की है, अपनी बीवी से और अपनी वालदा मोहतरमा से। नहीं नहीं, मैं वो दूसरी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। आप समझे नहीं बेटा जी, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, वो भी की थी। फिर क्या हुआ, कुछ बताएं उसके बारे में। बाबा जुमा का चेहरा खिल उठा, वो हंस रहे थे। बिलाल भी शायद इतना ज्यादा कभी पहले नहीं हंसा होगा। सवाल तो आदिल का सीधा था, मगर उसके पूछने का अंदाज एक छोटे बच्चे की तरह का था, जो कि मासूमियत से कुछ भी पूछ लेता है। कुछ अंदाज सवाल से ज्यादा हसीन होते हैं। ऐसा ही कुछ अंदाज आदिल अकील हाशमी का था। बाद में वो भी अपने सवाल पर हंस पड़ा। अब तुम्हारे वाली मोहब्बत की बात करते हैं। मैं कोई 20-21 साल का था। मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आंखों में तो मोहब्बत ही नजर आती थी, मगर उसने मुझे कभी मेरे खत का जवाब नहीं दिया, कभी मुझसे मुलाकात नहीं की, बस हल्का सा मुस्कुरा देती थी। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। हमारे मेवाती लोग एक बुजुर्ग को बहुत मानते थे, बाबा सुलानी उनका नाम था। मैं उनके पास चला गया। कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़े, छोरी का क्या नाम है, कैसी है? उन्होंने पूछा जलाली अंदाज में। बहुत अच्छी है, मगर मगरूर बहुत है, नखरा भी बहुत करती है, अपने हुस्न पर नाज भी बहुत है, अपनी हैसियत पर इतराती है, फिर भी मुझे महबूब है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने सारी बातें बाबा सुलानी को साफ गोई से बता दी। वो मुस्कुराए और बोले, पूरी कायनात में सिर्फ एक महबूब ऐबों से पाक है, और वो महबूब खुदा हजरत मोहम्मद हैं, तमाम महबूबों के भी सरदार, और वो अल्लाह के महबूब हैं, और उनमें कोई ऐब कोई कमी नहीं है, और बाकी सबके महबूब ऐबों वाले हैं, नुक्सों वाले हैं, खामियों वाले हैं। मोहब्बत की पहली शर्त ये है कि महबूब के ऐब आपको नजर न आए। अगर ऐब नजर आ गए तो फिर मोहब्बत नाकिस है। ऐब होते हुए नजर न आए तो समझो मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर आपका कदम है। मैं बाबा सुलानी की बात सुनकर पानी पानी हो गया और काफी देर शर्मिंदगी से उनके सामने बैठा रहा। नमकीन पानी मेरी आंखों से बरसने के लिए तैयार बैठा था। मेरे जब्त के बावजूद टप टप आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। बाबा सुलानी जलाल में बोले, बस कर छोरे, बस कर छोरे, फकीर मंगता हूँ, तुझे कुछ नहीं दे सकता, खुद फकीर हूँ, हजूर बस दुआ कर दो। मैंने अर्जी पेश की, चल चुप कर जा, तेरे लिए मांगते हैं बादशाहों के बादशाह से, बता क्या मांगना है? बाबा सुलानी ने मुझसे पूछा। मैंने जल्दी से अर्जी पेश की, हजूर अपना महबूब और मोहब्बत का तरीका सलीका आ जाए, बस हजूर बस। छोरे सब कुछ मांग के कहता है बस बस। उन्होंने बंद आंखों, लरजते होंठों और खुले हाथों से मेरे लिए दुआ की। थोड़ी देर खामोशी के बाद आदिल अकील दोबारा बोल पड़ा, फिर उस लड़की का क्या बना जिससे आप मोहब्बत करते थे? कुलसूम का, मेरी उससे शादी हो गई। बाबा जुमा ने बताया। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। आदिल अकील ने अगली फरमाइश कर दी। कूच का नकारा बजा और वो कूच कर गई यहाँ से। बताते हुए बाबा जुमा की आंखों में नमी थी और वो यादों के लम्हे में खोकर उल्फत के मंजर देख रहे थे। आदिल साहिब, आपने अपनी बात तो बताई नहीं। बिलाल ने जांचती निगाहों से पूछा। मेरी बात तो कोई भी नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? आदिल घबरा कर बोला। बिलाल का अंदाजा तो अक्सर ठीक होता है। बाबा जुमा ने आदिल को बताया। वो मेरे साथ पढ़ती थी, सारी बातें आपकी कहानी वाली हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। सबसे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, बाबा जुमा ने जवाब दिया।